आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रिलीज बाय अफरोज़ अहमद में स्वागत है। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिस टॉपिक से करीब करीब सभी एग्ज़ामिनेशन में लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये टॉपिक है FRBR। FRBR का फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं, कोई भी मानक यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन बनता है तो उसका अप्रूवल इफ़ला देती है, चाहे वो कैटलॉगिंग हो या क्लासिफिकेशन हो। अब ये सारे मानक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए क्यों बनाए जाते हैं, आखिर क्या वजह है? तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, वो कारण है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। यानी कि हमारी सूचनाओं को, चाहे वो किसी भी शक्ल में वो सूचना या इंफॉर्मेशन हो, उन सूचनाओं को हम एक मानक के रूप में, मानक में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टोर कर सके, संग्रह कर सके तथा उनको रिट्राइव कर सके, यानी पुनः प्राप्त कर सके। बस यही एक मकसद है जिसके लिए ये सारे मानक जितने भी अभी तक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए या रिट्राइवल के लिए जितने भी मानक आए, सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर करना, साइंटिफिक मेथड के द्वारा स्टोर करना, ताकि उसको रिट्राइव किया जा सके कम समय में, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके आसानी से कम समय में। तो शुरू से लेकर और आज तक ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन DDC आया 1876 में, और डिक्शनरी कैटलॉग भी। कैटलॉग आप लोग जान रहे हैं कि कैटलॉग इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी सूचनाओं को जो उस जगह पर उपलब्ध है उसको आसानी से हम रिट्राइव कर सके। और डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन या कोई भी क्लासिफिकेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसको शेल्फ पर अच्छी तरह से विषय अनुसार अरेंज कर सके। तो कैटलॉग का महत्व हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा, हर जगह कैटलॉग आपको मिलेगा। चाहे किसी इंफॉर्मेशन सेंटर में चले जाएं, किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, किसी फर्नीचर की दुकान में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ भी मेनू मिलेगा। हर जगह आपको कैटलॉग का मतलब ये है, और सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि इस तरह से कि देखने वाला उसको पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव तौर पर, यानी कि पूरी तरह से उस चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कैटलॉग है वो जान सके, उस कैटलॉग को देख करके कि आखिर इनके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं किस तरह की उपलब्ध हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें हो। तो लाइब्रेरीज़ या लाइब्रेरीज़ के फील्ड में भी इसी तरह से कैटलॉग के स्टैंडर्ड बनाए गए शुरू से, कि एक यूज़र जो है हमारा, वो हमारे पुस्तकालय में या इंफॉर्मेशन सेंटर में आता है तो उसको उस कैटलॉग के ज़रिए से पूरी जानकारी मिल जाए और वो उस कैटलॉग के ज़रिए से पता लगा सके कि इनके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, कौन कौन से मटेरियल्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, और उस डॉक्यूमेंट का फुल इंफॉर्मेशन उसी कैटलॉग के ज़रिए से मिल जाए। तो उसके लिए इफ़ला ने
या कोई भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया, मगर जो इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इस मानक को आखिर में तय करती है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। फाइनल डिसीजन जो होता है वो इफ्ला का होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये फाइनल डिसीजन होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी मानक को बनाए, चाहे वो कैटलॉगिंग मानक को बनाए, चाहे वो क्लासिफिकेशन मानक को बनाए, या मेटा डेटा के स्टैंडर्ड को बनाए, तो वो फाइनल जो मुहर लगेगी वो इफ्ला की लगेगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए अथवा ना किया जाए। तो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने थोड़े से ईयर्स कब कब कौन कौन सा चीज़ें आई, ये कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड आया, तो ये मैंने आपको दिखाया है। इसमें सीए कटर का डेथ हो गया 1903 में। 1876 में डिक्शनरी कैटलॉग आए सीए कटर के द्वारा, कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड आए, डिक्शनरी कैटलॉग। तो डिक्शनरी कैटलॉग आज भी हम डिक्शनरी कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग को कहते हैं। इसलिए कहते हैं ताकि वो जो कार्ड कैबिनेट में लगे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल से ये पाठक को आसानी हो जाती है कि वो आसानी से उसको देख सकता है और सर्च कर सकता है। आज तो कंप्यूटर पर और ऑटोमेशन के ज़रिए से ओपैक में बहुत आसानी हो गई कि ख़ुद ब खुद वो जो है डिक्शनरी कैटलॉग की तरह सिस्टमेटिक वो जो है डिस्प्ले कर देता है। तो 1876 में जो डिक्शनरी कैटलॉग आए, सीए कटर ने सबसे पहले बनाया। फिर 1903 में सीए कटर का डेथ हो गया। उसके बाद 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड आए मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी ने एक एंग्लो अमेरिकन कोड बनाया और ये एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है ये अप्रूव्ड किया गया। उसके बाद 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड आए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, आप लोग जान रहे हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आगे मैं बताऊंगा। अपना क्लासिफिकेशन स्कीम भी बनाया है, मार्क 21 बनाया है और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारे में उनका कोलैबोरेशन रहा है। तो 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड बनाया गया। उसके बाद 1961 में पेरिस प्रिंसिपल बनाया गया, पेरिस प्रिंसिपल बनाया गया। ये सारे चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग के लिए है। चूँकि कैटलॉग उसी तरह से है, जैसे ये इतना महत्व रखता है, जैसे उदाहरण के लिए आप इससे समझ सकते हैं इस तरह से, उदाहरण स्वरूप कि कोई हॉल है, कोई रूम है, कोई जगह है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। रखी हुई तो है मगर अंधेरा है, वहाँ डार्क है। तो वो कोई भी आदमी अंदर हॉल में आता है या जहाँ चीज़ें रखी होती हैं तो उस चीज़ों को नहीं देख पाता कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं। मगर वही चीज़ें जब रोशनी कर दी जाती है तो फिर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आसानी से नज़र आने लगती हैं। मगर अब रोशनी कर दी गई चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, मगर अगर सिस्टमेटिक तौर पर यानी विषय अनुसार नहीं रखा हुआ है, यानी कि अब एक तरह की चीज़ें एक जगह नहीं रखी हुई हैं, तो रोशनी में चीज़ें तो नज़र आएंगी मगर ढूंढने में समय लगेगा, खोजने में समय लगेगा। इसलिए विषय अनुसार चीज़ों को अपने घरों में भी या किसी शॉप में भी, किसी मॉल में भी रखा जाता है ताकि एक यूज़र खुद ब खुद उस चीज़ों को आसानी से ढूंढ ले। तो इतना महत्व है हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइब्रेरी में है, क्लासिफाइड रूप में आप घरों में भी क्लासिफिकेशन करके, वर्गीकृत करके चीज़ों को रखते हैं ताकि आप जब उसे पुनः प्राप्त करना चाहें ज़रूरत पड़ने पर तो वो आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। हम यूज़र को ध्यान में रखते हुए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो यूज़र को ध्यान में रखते हुए बनाता है। अब ये पेरिस प्रिंसिपल 1961 में तो आया, मगर 1976 में ACR 1 आया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। कैटलॉगिंग करने के नियम आए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक आए, नियम आए
1976 में। अब ACR चला, फिर 1971 से 77 के बीच में इफ्ला ने ISBD बनाया। उसी ISBD के आधार पर 1987 में AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बना। ACR1 था, अब ये 2 आ गया, फिर इसको रिवाइज्ड भी किया गया, ACR2R भी आया। इसको कुछ चीज़ें रिवाइज की गई, कुछ चीज़ें जोड़ी गई। 1995 में डबलिंग कोर मेटा डेटा आया। डबलिंग जगह का नाम है, एक स्टैंडर्ड मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, यानी कि आपके जो ये डिजिटाइजेशन के लिए ख़ास के हैं, जब किसी चीज़ को डिजिटल रूप में लाते हैं तो उसके कंटेंट्स को, यानी कि जो डिजिटाइज कर रहे हैं, जो पिक्चर ले रहे हैं आप, स्कैन कर रहे हैं, तो उनके कंटेंट्स को सर्च नहीं किया जा सकता है। और आज भी लोग OCR और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि OCR से, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये काम चल रहा है, इसमें रिसर्च चल रहा है कि OCR के ज़रिए से और दूसरे तरीक़ों से के ज़रिए से उसके कंटेंट को सर्च किया जा सके। अभी इंग्लिश पर काम चल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज पर, कुछ अदर लैंग्वेज पर, कि उनके जो कंटेंट्स हैं उनको सर्च किया जा सके। आप किसी चीज़ का बुक्स का के पेज का फ़ोटो लेते हैं तो उस पेज का कुछ नाम रखते हैं तो उसको तो आप सर्च कर लेते हैं, मगर यह है कि आप उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को PDF फॉर्म में है तो सर्च किया जा सकता है, मगर JPG में है तो उसको सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और JPG को जब PDF में भी ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो भी सर्च आप नहीं कर पाएंगे। तो OCR में इंग्लिश पर भी मैं कहता हूँ कि 60-70% सक्सेसफुल है, और दूसरे विषय पर अभी काम चल रहा है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको मेटा डेटा बनाने के लिए डबलिंग कोर स्टैंडर्ड आया 1995 में, ताकि हम कोई चीज़ स्कैन करके डिजिटाइज करके रख रहे हैं स्टोर, तो उसको आखिर सर्च कैसे करेंगे, पाठक सर्च कैसे करेगा। तो इमेज भी आपका एक डेटा है। तो डेटा कई प्रकार के होते हैं। आपका न्यूमरिक डेटा, ये एक अलग विषय है जिसको बाद में मैं क्लियर करूंगा अगले वीडियोस में, कि न्यूमरिक डेटा है, फिर टेक्सचुअल डेटा है, फिर आपको इमेज जो आपका है, जो स्कैन इमेज, वो इमेज डेटा भी है, और सब चीज़ मिला देते हैं तो इमेज टेक्सचुअल न्यूमरिक, तो इमेज टेक्सचुअल न्यूमरिक डेटा बन जाता है। तो इस तरह से इसको बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मेरा मकसद जो है वो ये डिस्कस करना नहीं है। डिस्कस करना हमारा जो मकसद है FRBR को है, और FRBR को भी डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगले वीडियोस में मैं आपको RDA पर वीडियो बनाऊंगा, और RDA क्या चीज़ है इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। क्योंकि AACR2 आप जो देख रहे हैं, कैटलॉगिंग रूल्स जो आया R, उसके बाद जो है इसी को फॉलो करता है मार्क 21। मार्क 21 के बारे में भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है ये सारी चीज़ें। तो ACR2 के बाद अब रिवाइज तो आया, मगर ACR3 नहीं आया, तो ACR3 की जगह ले लिया RDA ने, और RDA FRBR पर आधारित है। इसीलिए मैं आप लोगों को FRBR पर पहले ये वीडियो बना करके आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आप इसको समझ जाएं। इसको समझने के बाद RDA को समझना आसान होगा। अब ये देख लीजिए कि 1992 से 97 तक FRBR वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया गया, बनाया गया, मगर एक्चुअल में FRBR जो स्टैंडर्ड है ये भी कैटलॉगिंग और रिट्राइवल के लिए है। जो मैंने पहले भी बताया कि कैटलॉगिंग करना यानी कि स्टोर करना, कैटलॉगिंग जो है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाना, और उसको फिर रिट्राइव करना, ये असल मकसद सारे मॉडल का होता है, सारे रूल्स का होता है, सिर्फ एक ही मकसद होता है। तो इफ्ला ने भी इसको क्या किया कि KG सौर को हेड बना दिया इसका, FRBR का, कि आप इसको देखें और इस पर काम करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इफ्ला ने जो है किसको हेड बनाया था, तो KG सौर याद रखेंगे आप। तो ये एक बिब्लियोग्राफिक मॉडल है। बिब्लियोग्राफी क्या हो गया? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन उसी को कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पूरी डिटेल्स, टाइटल, ऑथर, प्लेस, पब्लिशर इत्यादि, ये सब बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है।
तो चाहे वो ACR2 हो, चाहे वो मार्क हो, ACR1 हो, पेरिस कैटलॉग हो, ये सारा जो सिस्टम आया और ये सारी चीज़ें जो आई वो इसी के लिए बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आया। तो ये बिब्लियोग्राफिक मॉडल जो है इन्होंने 1998 में जो है तैयार किया, FRBR मॉडल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, यानी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए ये तैयार किया गया। और उसके बाद फिर FRBROO भी आया, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लग गया, इसका एडवांस थोड़ा सा आ गया, ये आप देख रहे हैं। तो FRBR जो आया वो तीन चीज़ें मिल करके बनाई गई। अब ये आगे आप लोगों को FRSAD के बारे में बताएंगे, FRAD के बारे में बताएंगे। तो ये FRBR यानी कि आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, FRSAD यानी कि तीन मिल करके जो है बना FRBROO, याद रखेंगे, यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लग गया इसमें। तो ये जो बना, आपको बनाया गया FRBR, FRSAD और FRAD। FRAD फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑथोरिटी डेटा, तो ऑथोरिटी डेटा के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद 2010 में RDA आ गया। तो ये मैं जो आपको FRBR के बारे में बता रहा हूँ, तो मेन मकसद मैंने भी पहले भी बताया कि RDA को बताना है आपको। RDA तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम FRBR को ना समझ ले। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि 1998 में जो है इफ्ला ने एक मॉडल डेवलप किया, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा, जिसमें आपको एंटिटीज वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है। ये वर्ड को आगे इसके बारे में आएगा। ये एक ER यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। रिलेशनल डेटाबेस जो है इसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके बताएंगे हम। तो एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है डेटा में। तो हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का मतलब ये है, आपको इसका अर्थ ये है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, संगठित किया जाए, स्टोर किया जाए, तथा उसको एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस जैसे काम करता है प्रोग्रामिंग में, उसी तरह से ये काम करता है आपको एक दूसरे के रिलेशन से, टाइटल का ऑथर से, ऑथर का टाइटल से, प्लेस का पब्लिशर से, पब्लिशर का टाइटल से इत्यादि। तो ये रिलेटेड एक दूसरे से और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। इंटिटीज का मतलब हो गया थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीज़ का मतलब वही डेटा हो गया। मतलब सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, चीज़ें का मतलब क्या, कोई चीज़, ये चीज़ नहीं कि माउस, कीबोर्ड या कोई आपका पेन, ये चीज़ों का मतलब नहीं है। चीज़ का मतलब हो गया, एंटिटीज़ का मतलब ये हो गया कि आपके डेटा तथा डेटा के वर्ड, डेटा तथा डेटा के जो शब्द हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में वो शब्द हों। तो ये जो मॉडल है FRBR मॉडल, वो क्या करता है, डेटाबेस को डिज़ाइन करने में और समझने में मदद करता है। डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया जाए, डेटाबेस को स्टोर कैसे किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, और ख़ास करके रिलेशनल डेटाबेस जो आपको मैंने बताया, रिलेशनल डेटाबेस, उसके कुछ नियम हैं, 11 नियम हैं, 11th जो रूल्स हैं, उसको मैं रिलेशनल डेटाबेस का जब मैं बताऊंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल्स, चूँकि वो एक अलग विषय है, 1 आवर का, 1 घंटे का वो अलग विषय है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो इसको मतलब ये समझ लीजिए कि व्यवस्थित करना डेटा को, कैटलॉग को, बिब्लियोग्राफी के डेटा को, और उससे संबंध स्थापित करना एक दूसरे से, ताकि ये संबंध स्थापित करना सर्चिंग ओपैक में मदद करता है। ओपैक के जो आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, जो यूज़र आपका जो सर्च करता है, रिट्राइव करता है, पुनः प्राप्त करता है, तो उसमें एक डेटा शब्द से जब वो सर्च करता है तो उससे रिलेटेड सारे डेटा आपको डिस्प्ले हो जाते हैं, सर्च हो जाते हैं। इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। अब FRBR जैसे मैंने बताया कि 1998 में इफ्ला के द्वारा
ये पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित है। अब ये FRBR जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, ये पेरिस प्रिंसिपल। अब पेरिस प्रिंसिपल ये यूज़र, मैंने अभी बताया कि यूज़र सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। इसको एकदम यूज़र को रिसर्च करके, यूज़र को ध्यान में रख करके ये डेटा बनाया गया है, याद रखिएगा। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, गूगल भी रिसर्च कर रहा है कि हमारा जो यूज़र है गूगल को में सर्च करने वाला, वो किस तरह से क्या सोचता है हमारा यूज़र, कैसे हम इसको प्रोग्राम करें, कैसे हम इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, किस तरह से हम उसको सर्चिंग पॉइंट बनाएं। ये सारी चीज़ें गूगल भी और जो भी सर्चिंग टूल्स हैं वो सारे इस पर काम करते रहते हैं, और आप देख रहेंगे कि इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये पेरिस प्रिंसिपल जो है बनाया गया था, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए वो बनाया गया था। ये एक इंटरनेशनल कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड है। ये भी जिस तरह से ये जो ऊपर मैंने बताए आपको, और बहुत सारे इंटरनेशनल कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड आए, तो ये भी एक कैटलॉगिंग रूल्स या स्टैंडर्ड बनाए गए थे। तो ये 1961 में बनाए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये कब बनाया गया था? एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पर, ICCP, पेरिस में ही हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इफ्ला ने। अब इफ्ला ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को तो ऑर्गेनाइज किया, उसी में ये पेरिस प्रिंसिपल बने थे 1961 में। तो इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन में भी पॉसिबल कि आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि आप डिस्क्रिप्टिव को, यानी कि थ्योरी को और उसका डिटेल्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप किसी टॉपिक को समझ जाते हैं अच्छे से, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स को मतलब सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये जो FRBR का जो मेन 4 प्रिंसिपल है उसी पर आधारित है, याद रखेंगे। 4 सिद्धांत हैं इसके। अब ये 4 सिद्धांत क्या हैं? तो फाइंड है, आइडेंटिफाई है, सेलेक्ट है और ऑब्टेन है। अब देखिए, आप सर्च करेंगे, आप कोई चीज़ गूगल में सर्च करते हैं, जैसे उदाहरण के मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूं। अब जैसे कहते हैं कि मैनेजमेंट, ये ऑनलाइन आपको मैं दिखा रहा हूं, मैनेजमेंट डाला। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर, तो मैनेजमेंट पर एक चीज़ें आ गई, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखिए आ गया। मैनेजमेंट यहाँ भी आया, यहाँ भी व्हाट इज़ मैनेजमेंट आया। मैनेजमेंट जो आपने कीवर्ड दिया, वो बहुत सारे चीज़ें मैनेजमेंट पर आ गई। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट पर आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आप पेज 2 करेंगे, 3 करेंगे, मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में ये आपको डिस्प्ले कर दिया। फाइंड किया आपने क्या किया? आपने सर्च किया, और सर्च करने के बाद फाइंड किया, पाया। चूँकि एग्जाम्पल देकर के मैं इसलिए समझाता हूँ कि आप जब इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि आप इसको समझते नहीं। आप MCQ को सॉल्व करने में लग जाते हैं कि MCQ 1, 2, 4 सॉल्व कर दे, उससे आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलता, आपके कंपटीशन में आप सक्सेस नहीं होते। तो इसीलिए एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन यानी कि नेट के ज़रिए से भी आपको इसको फाइंड, तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि सपोज दैट आप कुछ चीज़ें लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर सर्च करना चाहते हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट डालते हैं, इंटर बटन पर क्लिक करते हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर भी देखिए विकिपीडिया में भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये जो है इस वेबसाइट पर भी है, इस वेबसाइट पर भी है। तो ये आपने फाइंड किया, पाया आपने बहुत सारा, और भी चाहेंगे तो आप नेक्स्ट टेस्ट करके, मतलब लाखों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गए। तो ये आपने क्या किया कि फाइंड कर लिया, पा लिया। मगर दूसरा जो आपका जो है FRBR मॉडल का जो दूसरा जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो है आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपके नीड के अनुसार, वो इनमें से क्या आइडेंटिफाई, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे आप फाइंड के बाद कि मुझे कौन सी की ज़रूरत है, किस इंफॉर्मेशन की कहाँ से लेना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अब YouTube का लेना चाहिए, कंटेंट्स लेना चाहिए, या आपको इमेजेस लेना चाहिए,
आपको वीडियोस चाहिए मैनेजमेंट पर, तो ये आप फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं मुझे जो है, सपोज दैट उदाहरण दे रहा हूँ कि नहीं मुझे चाहिए विकिपीडिया का, नहीं चाहिए मुझे लाइब्रेरी सिस्टम एंड मैनेजमेंट चाहिए। अब ये आप उससे पहले ओपन करके भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट में आप रह जाएंगे, बल्कि ओपन करके आप देखेंगे और ओपन करके नहीं अब मुझे ये आइटम चाहिए। मैंने कई लाख या कई हजार को ढूंढ करके सर्च करके आपको किसने दे दिया, गूगल ने दे दिया, या जो FRBR मॉडल है उसने दे दिया, किसी सॉफ्टवेयर ने दे दिया। अब दे तो दिया, आप कैटलॉग में सर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो आप फाइंड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया डालते हैं, चाहे इंडिया के पॉलिटिक्स पर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एक किताब है वो डालते हैं, आप सर्च करते हैं टाइप करके, तो बहुत सारे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पर किताबें आ जाएंगी। तो आप फाइंड कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, मगर आपको दूसरे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा उसमें कि नहीं इतनी सारी किताबें आ गई, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, इतने सारे इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, चाहे ये जो कैटलॉग मैंने देखा है ये चीज़ें चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि नहीं ये, अब उसको सिलेक्ट करते हैं कि यही चाहिए। अब इसको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, ये आइडेंटिफाई पहचानने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे बाहर बाजार में जाते हैं, बहुत सारे सामान, एक आप किसी शूज़ के दुकान में, कपड़े के दुकान में जाते हैं, आप देखते हैं, उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं भाई यही शर्ट पैंट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तब आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं तब उसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अब आपने ये चीज़ों कर लिया तो इसको आप प्राप्त करेंगे। या कैटलॉग में आपने देख लिया कि नहीं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर इस ऑथर की, इस पब्लिशर की, इस प्लेस की, इस ईयर की मुझे किताब चाहिए, सिलेक्ट कर लिया आपने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत आया, हिंदुइज्म पर किताबें सर्व कर रहे हैं बहुत आया, है ना। तो फिज़िक्स पर भी किताबें अब जब डालेंगे, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी किताबें आएंगी। तो उसके बाद उस किताब को पा लेते हैं आप, उस इंफॉर्मेशन को पा लेते हैं, उस चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ई कंटेंट हो, चाहे डिजिटल कंटेंट हो, किसी कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन किसी शक्ल में भी हो सकता है। तो ये जो FRBR मॉडल है ये 4 चीज़ों पर, 4 बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। और मेरा ये मानना है कि जितने भी स्टैंडर्ड आए इससे पहले भी और आगे भी जो आएंगे, इन्हीं 4 प्रिंसिपल पर आधारित होंगे, क्योंकि यूज़र को यही चाहिए। अब ये फाइंड और ये सब चीज़ें तो मैंने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें, फाइंड क्या है, ये है, तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया ये सारी चीज़ें। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ें मैंने समझा दी, फाइंड, आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो अभी समझाया वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें मैंने लिख दिया है। तो आप इससे चाहते हैं कंटेंट्स लेना तो इससे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे में सर्च थ्रू द टाइटल, ऑथर, कीवर्ड, सब्जेक्ट, डेट्स, पब्लिशर, ये मैंने आपको समझा लिया कि आप इन चीज़ों से जो है आप सर्च कर सकते हैं, या दूसरे भी गूगल पर या किसी भी जगह पर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज़ें कि यही चाहिए मुझे, उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि यही चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्वायर करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं आप जो है इसको जो है रिसोर्स को। अब इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FRBR जो मॉडल है इसमें 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, याद रखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आगे आपको MCQ जो मैंने नीचे दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से जो मैंने दिया है वो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने दिया है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रुप 1 जो है इसको शॉर्ट में वेमी भी कहा जाता है, WEMI, याद रखिएगा इसको। तो ये वर्क एंटिटीज़ मैंने आपको बताया, कार्य या किसी भी नाम से आप इसको ले लें, ऊपर मैं समझा चुका हूँ। एक्सप्रेशन, तीसरा मैनिफेस्टेशन और आइटम, वस्तु। तो ये
आ सकता है। अब ए बी सी डी या 1 2 3 करके दिया जा सकता है कि ग्रुप ए में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, बदल के दी जा सकती हैं और दूसरे भी वर्ड दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है वर्क या एंटिटीज़, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, तो ये ग्रुप है। अब ग्रुप जो वर्क है ये क्या है, अब इसको समझना है कि ये जो ग्रुप 1 में जो ये 4 चीज़ें हैं, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, ये क्या चीज़ें हैं। 3 ग्रुप्स मैंने अभी आपको बताया। अब ये वर्क या एंटिटीज, कार्य, अब इसको और आगे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब ये वर्क है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है द प्ले, प्ले मतलब ड्रामा। हैमलेट है, ये आपको शेक्सपियर का है। ये एक वर्क है किसी ऑथर के ज़रिए से किया हुआ। तो हैमलेट जो ये वर्क हुआ, ये काम हुआ और ये टाइटल भी हो गया, यानी कि पुस्तक का नाम भी हो गया। इसी तरह से इसके जगह पर, तो यहाँ पर जो वर्क को इसी तरह से दर्शाया गया है। टाइटल एज ए टाइटल आप समझ लीजिए, एज ए शीर्षक कर लीजिए, या किसी ऑथर का, या किसी पेंटिंग्स बनाने वाले का, या एडिट करने वाले का, या ट्रांसलेट करने वाले का जो वर्क है उसको हम यहाँ पर एंटिटीज़ के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट फॉर हैमलेट इज एन एक्सप्रेशन व्हाइल इन जर्मन ट्रांसलेशन वुड बी अनदर एक्सप्रेशन, यानी कि अगर इसको किसी दूसरे में ट्रांसलेट कर दिया गया, जर्मन में है, इंग्लिश में है, या वुड बी अनदर एक्सप्रेशन, यानी कि दूसरे भाषाओं में दूसरे तरीक़े से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, दूसरे तरीक़े से। ड्रामा की शक्ल में है, ड्रामा तो है मगर किस रूप में है, इसको एक्सप्रेशन कहा गया। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ हैमलेट पब्लिश्ड बाय ए पार्टिकुलर पब्लिशर इज ए मैनिफेस्टेशन। जैसे कि हैमलेट जो है, ये जो ड्रामा है, ये पब्लिश तो किया गया मगर किस पब्लिशर के द्वारा, पर्टिकुलर पब्लिशर के द्वारा किया गया, तो इसको मैनिफेस्टेशन का नाम दिया गया है, अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है। तो एक चीज़ें, एक वर्क, एक एंटिटीज कई जगह से प्रकाशित हो सकता है, तो ये मैनिफेस्टेशन का नाम दिया गया। अब आइटम क्या है? आइटम ए पार्टिकुलर कॉपी ऑफ जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ हैमलेट सिटिंग ऑन ए लाइब्रेरी शेल्फ इन एन आइटम, यानी कि ये जो शेक्सपियर का ड्रामा है वो रखा हुआ लाइब्रेरी जो शेल्फ पर है वो एक आइटम बन जाता है। फिर जब शेल्फ पर जाता है तो वो एक आइटम बन जाता है। तो इसको और एग्जाम्पल से आगे मैं समझाऊंगा। तो ये 4 चीज़ें याद रखेंगे आप, तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ग्रुप 1 वेमी जो है, एफ आर बी आर मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटीज शोइंग दैट ए वर्क इज रियलाइज थ्रू वन और मोर एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी एंटिटीज, काम, टाइटल एक और एक से अधिक एक्सप्रेशन में हो सकता है। ईच इम्बॉडीड इन वन और मोर मैनिफेस्टेशन, ईच एग्जेम्प्लीफाइड बाय वन और मोर आइटम। तो ये कई फॉर्म में, कई एक्सप्रेशन में, कई मैनिफेस्टेशन में हो सकता है, याद रखेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए ये एफ आर बी आर एंटिटी लेवल है। जैसे कि सपोज दैट वर्क है, एक नॉवेल है या मूवी भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ भी हो सकती है, प्ले भी हो सकता है, कोई किताब किसी शक्ल में, उपन्यास भी हो सकता है, किसी भी विषय का हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कि मूवी है और ये नॉवेल है, तो ये वर्क हो गया, किसी का लिखा हुआ। अब एक्सप्रेशन ओरिजिनल टेक्स्ट भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है, क्रिटिकल एडिशन। क्रिटिकल एडिशन मतलब ये है कि किसी ने क्रिटिकल उस पर लिखा हो। जाहिर सी बात है कि क्रिटिकल भी लिखा जाता है, कोई किताबें आती हैं तो उसका क्रिटिकल फॉर्म भी आता है। अब ये ओरिजिनल वर्जन,
तो वर्क आपका जो हो गया वो इसके जगह पर, यानी कि काम जो है, काम क्या है, मूवी है, पेंटिंग्स किसी की बनाई हुई है, किसी का नॉवेल लिखा हुआ है, किसी की बुक लिखी हुई है, किसी भी विषय पर लिखा हुआ है, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, हिस्ट्री पर, है कि नहीं, इकोनॉमिक्स पर, तो ये आपका वर्क हो गया। मगर एक्सप्रेशन आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया या ओरिजिनल वर्जन एडिशन, या उसका ट्रांसलेशन है या क्रिटिकल एडिशन है, तो ये एक्सप्रेशन नाम दिया है इसने। तो वर्ड जो है बदलता रहता है। आप SCR2 में कुछ वर्ड देखेंगे, मार्क में कुछ और वर्ड देखेंगे, पेरिस कैटलॉग में कुछ और वर्ड देखेंगे। उसी तरह से आप DDC में किसी चीज़ के लिए आप कुछ और वर्ड देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए शब्द का हेर फेर है, चीज़ें एक ही हैं, शब्द का हेर फेर है। जैसे उदाहरण के लिए आप टेबल 1 है DDC का, तो अब उसको कॉमन आइसोलेट दे दिया नाम जोड़ने के लिए। तो अब कॉमन आइसोलेट या फिर टेबल 1 स्टैंडर्ड सब्डिविजन एक ही चीज़ है, मगर दो क्लासिफिकेशन स्कीम में शब्द का अलग अलग रूप है, शब्द अलग अलग दे दिया गया, मगर चीज़ एक ही है। तो उसी तरह से ये वर्क या एंटिटीज, एक्सप्रेशन, ये सब शब्द हैं। मैनिफेस्टेशन क्या हो गया, जैसे वे पेपर में है, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में है, पेपर पर लिखा हुआ है, या PDF में है, या HTML फॉर्म में है, तो JPG में है, PNG में है, किस फॉर्म में है, ये मैनिफेस्टेशन का रूप ले लिया। अब सेम चीज़ है। अब ये जो मैंने आपको बताया आइटम, ये तीन चीज़ें तो आपको मैंने अभी बता दी कि वर्क क्या हुआ, नॉवेल, मूवी, पेंटिंग्स भी हो सकता है यहाँ पर। तो एक्सप्रेशन में ओरिजिनल टेक्स्ट, ट्रांसलेशन में है ये चीज़ें, यानी कि इस नॉवेल का ट्रांसलेट हुआ है किसी दूसरी भाषा में, इसका क्रिटिकल एडिशन निकला है, ओरिजिनल वर्जन है। तो ये पेपर में है, PDF फॉर्म में है, HTML फॉर्म में है, और भी मैंने दूसरी चीज़ें बताई। मगर आइटम ये कॉपी 1 है, यानी कि फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, ऑटोग्राफ्ड कॉपी है, यानी कि जो वर्क है उसका जो ऑथर है क्या उसकी ऑटोग्राफ कॉपी है, तो ये आइटम हो गया आपके। कॉपी 2, कॉपी 3 भी हो सकती है। तो ये आइटम में जब शेल्फ पर चला जाता है तो वो आइटम बन जाता है। ये सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। अब इसी तरह से देखिए वर्क जो होता है, ये FRBR वर्क ID, जैसे उसके टाइटल हैं, डेट हैं, ETC बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो एक्सप्रेशन में भी फॉर्म आ सकते हैं, डेट आ सकता है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है, जैसे कि आपको बताया कि ट्रांसलेशन, ETC बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। मैनिफेस्टेशन में ID, टाइटल, स्टेटमेंट, एडिशन, इम्प्रिंट, प्लेस, पब्लिशर, है ना, फॉर्म, एक्सटेंट ऑफ कैरियर्स, टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, मोड ऑफ एक्सेस, ETC, ये बहुत सारे टर्म। बिब्लियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है किताबों के या किसी भी इन्फॉर्मेशन का जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाते हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप देते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं रहता है वो आप छोड़ देते हैं। जैसे आइटम हम लोग कैटलॉग करते हैं तो एक्सेशन नंबर को या क्लास नंबर को या कॉल नंबर को, इसको आइटम में गिनते हैं। लोकेशन कहाँ ये है, उसका ID क्या है, उसका रिकॉर्ड नंबर क्या है, ETC, ये सब आइटम में हम लोग देते हैं। तो इस तरह से आपके जो कैटलॉग बने, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया शेक्सपियर विलियम का हैमलेट, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो आपका है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फॉर्म है। ट्रांसलेशन है, फ्रेंच में है, 1770 में है। इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव जब कोई सर्च करता है तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव उसको डिस्प्ले होता है। इसी तरह से जिस तरह से आप SCR2 में देखते हैं, मार्क में देखते हैं, तो किसी तरह में डिस्प्ले कराने के लिए आप किसी तरह से भी डिस्प्ले करा सकते हैं आप इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे कि ये आपको वर्क हो गया, ये वर्क हो गया, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। आपको देखिए ट्रांसलेशन हो गया तो एक्सप्रेशन हो गया, फ्रेंच में ट्रांसलेशन है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये भी एक्सप्रेशन, ये टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन हो गया। अब ये देखिए दूसरा जो समूह है, ग्रुप,
FRBR का जो ग्रुप 2 है उसमें 3 चीज़ें आपको है। एंटिटीज़ है, आर पर्सन यानी ऑथर, कंपोज़र, आर्टिस्ट। मैंने पहले भी बता दिया कि वो चीज़ें यहाँ पर जो एंटिटीज़ है वो आपको बनाने वाला, यानी कि इस चीज़ को किसने क्रिएट किया, क्रिएटर के माने में आता है। तो यहाँ पर एंटिटीज़ आर पर्सन, यानी कि एंटिटीज़ जो ग्रुप 2 जो बनाया गया है वो एंटिटीज़ पर्सन होगा, कोई आदमी होगा। तो ऑथर हो सकता कोई आदमी होगा, कंपोज करने वाला कंपोजर, जैसे कोई सॉन्ग है किसी ने बनाया और उसको कंपोज किया, तो कंपोज करने वाला जो होगा वो एंटिटीज़ के नाम से, यानी कि उसको एंटिटीज़ यहाँ पर कहा जाएगा पर्सन को। जैसे हम ऑथर कहते, कंपोजर यानी कि किसी ने पेंटिंग्स बनाई, किसी ने तो आर्टिस्ट हो गया, वो है कि नहीं। वीडियो बनाया तो वीडियो बनाने वाला हो गया, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एंटिटीज़ हो गया इसका। तो फैमिली में क्या देते हैं, पब्लिशिंग हाउस देते हैं, रिकॉर्ड लेबल देते हैं, फिल्म स्टूडियो देते हैं, यानी कि कहाँ से वो चीज़ें आईं, कहाँ से प्रकाशित हुई, याद रखेंगे। यानी कि कोई फिल्म बना तो फिल्म स्टूडियो से बनेगा, पब्लिश हुआ कोई चीज़ तो पब्लिशिंग हाउस से बनेगा, पब्लिशर से निकलेगा। कॉरपोरेट बॉडी आप लोगों ने पढ़ा है, कॉरपोरेट बॉडी इन सम केसेस फैमिलीज में बी एसोसिएटेड विद द क्रिएशन और ऑनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कॉरपोरेट बॉडी भी इसमें आते हैं। अब देखिए, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। अब ये पर्सन जो हो गया और कॉरपोरेट बॉडी जो हो गया, ये सारी चीज़ें रहेंगी, समूह 2 में ये सारी चीज़ें रहेंगी, मगर उसके साथ ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये FRBR ग्रुप 3 3 समूह है। इन समूहों के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप याद रखेंगे। तो ग्रुप 3 में देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 प्लस वो आएगा आपको। ग्रुप 1 में जो चीज़ें हैं, ग्रुप 2 में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आएंगी। उसके अलावा कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस, 4 चीज़ों को आप याद रखेंगे। कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस, ये 4 चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब ये देखिए, FRBR ग्रुप 3 जो है, इसको मैंने बताया। देखिए, वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, आइटम है। अब ये पर्सन और कॉरपोरेट बॉडी ये तो रहेगा, मैंने कह दिया, बता दिया आपको कि ग्रुप 1 की सारी चीज़ें रहेंगी, ग्रुप 2 की भी सारी चीज़ें रहेंगी। अब एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस हो जाएगा। देखिए, ये आम तौर पर जो है सब्जेक्ट के लिए आया है। जो सब्जेक्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। हम सबसे ज़्यादा जो सर्च करते हैं वो क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट के ज़रिए से, तो सब्जेक्ट ऑथोरिटी ज़रूर रहना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए भी एक मानक बनाए गए, सब्जेक्ट के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए। तो सब्जेक्ट ग्रुप 3 में आमतौर पर आता है। अब ये FRBR जो मॉडल है, ये आपको इसको समझ गए होंगे। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस जो है FRBR, जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये ऊपर मैंने बता दिया कंसेप्चुअल मॉडल है इन द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जरिए का, यानी कि कंसेप्ट है बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड के लिए। अब ये पहले भी आपको मैंने बताया, शुरू के जो मैं स्टार्ट किया मैंने वीडियोस को, उसमें बता दिया आपको कि 3 को मिला करके ये चीज़ें FRBR बनाया गया है। FRBR को, FRAD को और FRSAD को। तो ये इसका जो FRBR का जो पहला वर्जन है वो 2009 में, यानी कि 2009 में प्रकाशित हुआ, ये यानी पब्लिश हुआ, सामने आया इंटरनेशनल पब्लिक के लिए, एंड वाज बेस्ड ऑन FRBR एलोन। वर्जन 2 ऑफ FRBR पब्लिश्ड इन 2015, यानी कि जो वर्जन पहला आया वो तो FRBR पर आधारित था, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी पर आधारित था, थोड़ा सा आगे पीछे कर करके उसको पब्लिश किया गया था। मगर वर्जन 2 जो आया 2015 में, ये 3 मॉडल पर आधारित था, 3 मॉडल पर। पहला FRBR मॉडल, जिसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स। दूसरा FRAD पर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑथोरिटी डेटा।
और तीसरा था FRSAD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट ऑथोरिटी डेटा। अभी जो आपका करंट वर्जन जो FRBR का चल रहा है 2.4 चल रहा है। तो अब ये आखिर क्या है ये जानना पड़ेगा। अब FRAD तो FRBR आप समझ गए, FRAD भी ये ऑथोरिटी डेटा था। ऑथोरिटी आपको बताएंगे। ये कंसेप्चुअल मॉडल इफ्लाही के द्वारा, मैंने पहले भी बता दिया कि कोई भी मॉडल बनेगा, कोई भी स्टैंडर्ड बनेगा, वो इफ्लाही इसको अप्रूव करेगी और इफ्लाही फाइनल करेगी। तो ये FRAD जो है बिल्ड अपॉन ए अर्लियर FRBR, इसी पर आधारित था। तो ये इसका काम क्या था? इसका जो मेन फंक्शन था, हाउ यूजर इंटरैक्ट with authority information such as names of people, place और subject। ऑथोरिटी डेटा को समझ लीजिए। ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप जानते होंगे तो ऑथोरिटी डेटा होता है। ऑथोरिटी डेटा का मतलब ये है कि हमने एक बार ऑथर का नाम दे दिया, सपोज दैट, तो वो ऑथोरिटी बना देता है और उसके ज़रिए से आप सर्च करना चाहते हैं कि इस लेखक की, प्रेमचंद एक ऑथोरिटी बना, तो ऑथर एक ऑथोरिटी बना। अब प्रेमचंद की जितनी भी बुक आएगी, अगर उसके ज़रिए से हम सर्च करेंगे तो उनके सारी किताबों को वो डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो गोदान हो, चाहे और भी कोई चीज़ें हों। अब जैसे कि विलियम शेक्सपियर, तो शेक्सपियर एक ऑथोरिटी बन जाता है, उसके अंदर एक सर्चिंग पॉइंट ऑथोरिटी बन जाता है। शेक्सपियर जब हम सर्च करेंगे तो उसको जो उससे जितने रिलेटेड बुक्स होगी या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे प्लेस, न्यू दिल्ली से छपी हुई प्रकाशित किताबों को डिस्प्ले कर दो, तो न्यू दिल्ली से जितनी भी किताबें प्रकाशित होंगी, चूँकि हमने इंफॉर्मेशन को, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते वक्त हमने क्या किया है कि वो चीज़ें हमने दी हैं। और एक बार जब ऑथोरिटी बना देते हैं, आम तौर पर किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे कोहा में हो, चाहे लिप्सिस में हो, चाहे ई ग्रंथालय में हो, तो बार बार उसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम एक ऑथोरिटी फाइल ऑटोमेटिक अब बनाने लगा है। अब बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब हम सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑथोरिटी फाइल बना करके उस प्लेस की, चाहे उस ऑथर की, उस विषय की वो रख देता है। जैसे हमने सब्जेक्ट का बना दिया फिजिक्स, अब फिजिक्स की जो भी किताबें आएंगी, ऑथोरिटी बना हुआ है उसमें फिजिक्स, ड्रॉप डाउन से चाहे आप जैसे ही टाइप करने लगेंगे तो वो डिस्प्ले कर जाएगा कि इसमें ऑथोरिटी बनी हुई है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ऑथोरिटी के लिए मेन ये FRAD मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल बनाया गया। ये एक कंसेप्ट दिया गया कि आप ऑथोरिटी जो है बेस्ड जो है इसमें सर्चिंग पॉइंट बनाइए, चूँकि रीडर के लिए आसानी हो। ये भी आपका जो यूज़र टास्क था वही टास्क था, फाइंड, आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड करना, समझना और जस्टिफाई करना। जस्टिफाई मतलब ये हो गया कि वही चीज़ें, थोड़े से शब्द को यहाँ बदल दिए गए, चीज़ें सेम है मगर शब्द को बदल दिए गए। आप कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं, यानी कि टाइप करके सर्च करते हैं, फिर उसको पहचानते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेरे लिए है आप, उसके बाद जस्टिफाई करके आप क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो सेम चीज़ें थी, थोड़ी सी चेंज हो गई। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि FRAD में, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑथोरिटी डेटा में कौन से यूज़र टास्क थे, कौन से चीज़ें थीं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़े से शब्द बदले हुए हैं। तो ये मैंने बता दिया FRAD का। तो मैनेज एंड ऑर्गेनाइज के लिए, मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइब्रेरीज़ को, लाइब्रेरी के कैटलॉग को, द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज़ द कैटलॉग को किस लिए भाई? तो ईज़िली, आसानी से फाइंड कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, समझ लें। लाइब्रेरी कलेक्शन को सर्च करें जो, तो लाइब्रेरी कलेक्शन में सबसे पहले फाइंड करेंगे, डिस्प्ले होगा। आइडेंटिफाई करेंगे कि यही मेरे लिए जो 100, 200, 1000 जो सर्च करके डिस्प्ले किया है उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरह से यही प्रिंसिपल था इसका। ये सारे चीज़ें ऑथोरिटी डेटा मैंने अभी बता दिया, ये समझा दिया। पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडीज़ और भी बहुत सारी चीज़, 3 चीज़ें मैंने दिया था, और चीज़ की भी ऑथोरिटी बनाई जा सकती है। अब FRSAD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट ऑथोरिटी, ये ख़ास सब्जेक्ट पर जो है फोकस करता है।
तो जब ऐसे भी ये जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, इन सभी को ध्यान में रख के होते हैं। तो चाहे वो FRBR हो, FRAD हो, चाहे FRSAD हो। अब सब्जेक्ट ऑथोरिटी जो बनेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इसी सिद्धांत को लेकर के बनेगा। तो ये ख़ास जो है इसको किया गया कि भाई ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो विषय से सर्च होते हैं। आप भी चाहे हम भी गूगल पर हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, विषय से सर्च करना ज़्यादा। अब किसी को पुस्तक का नाम याद नहीं, किसी को ऑथर का नाम नहीं याद, एक चीज़ें हमेशा सबको पता होती हैं, वो होता है विषय। अब आपने सपोज दैट लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में विषय में एडमिशन लिया, तो एडमिशन जो लिया तो आपको किताब का नाम नहीं पता, पुस्तक का नाम नहीं पता, अभी तक आपको 2 दिन हुए एडमिशन लिए हुए, आपको ऑथर के भी नाम नहीं पता। तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता है कि मैंने लाइब्रेरी साइंस विषय पर एडमिशन लिया है, या फिज़िक्स विषय में ऑनर्स लिया है, केमिस्ट्री में लिया है, हिस्ट्री में लिया है, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री पर लिया है। तो सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा गूगल में भी और किसी भी सर्चिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं। तो जब ये देखा गया तो एक प्रिंसिपल इसके लिए भी आए, वो FRSAD कि सब्जेक्ट ऑथोरिटी बनाया जाए, और हर सॉफ्टवेयर में सब्जेक्ट ऑथोरिटी भी बनी रहती है। जब आप एक बार जब आप स्टोर करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ऑथर का, प्लेस का, पब्लिशर का, और भी ऑथोरिटी आप बना सकते हैं ताकि आपको बार बार उसमें मेहनत ना करना पड़े। तो एक बार स्टैंडर्ड, तो हर चीज़ में मैंने बताया, तो सब्जेक्ट के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सीएस लिस्ट और चीज़ें। तो एक मानक को आपको करना पड़ेगा और इसमें ऑथोरिटी बनाने के लिए प्रोविज़न सॉफ्टवेयर में देना पड़ेगा। तो इसको ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग सब्जेक्ट ऑथोरिटी डेटा, यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए किसको, सब्जेक्ट के ऑथोरिटी जो है, विषय, किसी भी इंफॉर्मेशन का विषय ज़रूर और ज़रूर होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन का एक से अधिक भी विषय हो सकता है और एक भी विषय हो सकता है, 2, 4, 5 भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में विषय को हम ज़्यादा फोकस करें, और इसलिए कि सबसे ज़्यादा उसी से सर्च किया जाता है। हम YouTube पर उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, उदाहरण से बातें आसानी से समझ में आते हैं। YouTube पर देते हैं तो हम कीवर्ड देते हैं हैश करके, ताकि वो सर्च कर ले, किसी तरह से भी वो सर्च कर ले विषय से, थोड़ा सा भी कनेक्शन है उस विषय से तो वो हैश करके हम देते जाते। लाइब्रेरी साइंस, जैसे मैं इसको YouTube पर अपलोड करूँगा, तो अपलोड करूँगा तो FRAD भी मैं दूंगा, हैश करके FRSAD भी दूंगा, FRBR भी दूंगा, लाइब्रेरी साइंस भी दूंगा, है ना। तो बहुत सारे हैश करके मैं दूंगा, सारे विषय से जो थोड़ा सा भी संबंधित है वो सर्च कर ले यूज़र जो है हमारा इसके। तो इसीलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये भी कीवर्ड या डेटा मैं दूंगा। तो इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, टू इम्प्रूव सब्जेक्ट एक्सेस इन द लाइब्रेरी कैटलॉग। इसका जो मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है कि सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना और उसको एक्सेस कराना लाइब्रेरी कैटलॉग से एक्सेस कर सके, और हर प्रकार से जिस तरह से भी वो चाहे यूज़र वो सर्च कर ले। तो FRSAD, तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई, वही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्क, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द सब्जेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स का जो एस्पेक्ट्स है सब्जेक्ट का, उसको जो है समझना, कंट्रोल करना, रिट्राइव करना, ये सारा इसका मकसद है। तो फिर वही चीज़ें जो आपको समझा चुके, रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट टर्म, रिलेटेड सब्जेक्ट डेटा टू यूज़र नीड। मैंने अभी बताया कि रिलेटेड सब्जेक्ट डेटा भी दे देना है। जैसे कि सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैंने अभी अपने वीडियोस का मिसाल दे करके बताया, जैसे फ़िज़िक्स की कोई किताब है तो उससे रिलेटेड फ़िज़िक्स में हीट भी होगा, साउंड भी होगा, तो उसको भी हम दे दें रिलेटेड सब्जेक्ट डेटा टू यूज़र नीड। इसका ये मतलब है। इंटरनेशनल शेयरिंग एंड रीयूज़ ऑफ सब्जेक्ट ऑथोरिटी डेटा, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इंटरनेशनल शेयर भी कर सकें, रिसोर्स शेयरिंग
हम अंतर्राष्ट्रीय रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय कब शेयर करेंगे? तभी हम शेयर करेंगे जब एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मानक होगा सब्जेक्ट का। तो हमारे पास मानक मौजूद है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, और उसको हम रीयूज भी कर सकेंगे। जो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले इस वीडियो में, मैंने बताया कि आप एक बार सब्जेक्ट को फिजिक्स लिख देते हैं तो फिजिक्स की जो भी किताबें आएंगी आप उसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ड्रॉप डाउन से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, रीयूज करेंगे। ड्रॉप डाउन नहीं है तो आप जैसे ये पीएच करेंगे वो नीचे आ जाएगा डिस्प्ले कर करके, तो नीचे जो आ जाएगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो रीयूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। उस जो बना हुआ है ऑथोरिटी, सब्जेक्ट का ऑथोरिटी डेटा उसके अंदर बना हुआ है, उसको हम रीयूज भी कर ले रहे हैं। अब ये देखिए आप, ये MCQ मैं दे रहा हूं तो शायद आप लोग खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे, चूंकि आपको FRBR के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर ये क्या है। तो इसको अब इसका आंसर मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, मगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। FRBR इज ए क्या है? डेटा मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, कैटलॉग मॉडल है, या कंसेप्चुअल मॉडल है? तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मैंने बता दिया आपको था शुरू में ही कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, यानी कि रिलेशन, एंटिटी मतलब वही वर्क, वर्क के शब्द के जगह पर एंटिटी आ गया है। तो शब्द का एक दूसरे से रिलेशन बनाना, सर्चिंग पॉइंट बनाना एक दूसरे से, जो अभी भी बताया और पहले भी मैंने आपको बताया, तो ये आप एंटिटी है कैटलॉग के लिए, है रिट्राइवल के लिए, मगर ये है कि ये मॉडल जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, याद रखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBR? तो कई बार इस चीज़ों को मैंने बताएं आप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, फंक्शनल रिपोर्ट नहीं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये लग रहा है कि 2 बार लिखा गया है। फंडामेंटल रिकॉर्ड, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। ये सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे एग्जाम में, नेट में आए हैं, KVS में आए हैं, NVS में आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इन FBR? यानी कि जो 4 एलिमेंट हैं समूह 1 में, वो क्या क्या है? वर्क, एंटिटीज, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। एक्सप्रेशन एनर्जी, मैटर और भूख, सर्चिंग मैटर, मैनिफेस्टेशन एंटिटीज, वर्क एनर्जी, सर्चिंग एंटिटीज। तो जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों को कई बार इसको समझाया भी मैंने इस चीज़ को, तो आप आसानी से वर्क, एंटिटीज, एक्सप्रेशन और जो है वर्क एंटिटीज एक ही चीज़ हुआ, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, यह आप फौरन टिक कर देंगे। इन द FRBR मॉडल द बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो ग्रुप्स कितने हैं? 3 ग्रुप है, अभी हमने बताया, तो 3 होगा, 3 भी होगा। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3? ग्रुप 3 के 4 एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन किया कि ग्रुप 1 के ये एलिमेंट्स हैं, तो कंसेप्ट है, एनर्जी है, एनर्जी कहीं नहीं था, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, प्लेस था, सर्चिंग था, नहीं था, इवेंट्स, प्लेस, कंसेप्ट, डबलिंग कोर था, नहीं था, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस था। तो ये आपको इसका आंसर ये होगा। अब देखिए जेनरिक टास्क, जो 4 टास्क आपको मैंने शुरू में बताए, that are used to provide details of the user database in FRBR, ये 4 कौन से टास्क हैं जो है डेटाबेस के अंदर यूजर के लिए होते हैं? जेनरिक टास्क जिनका उपयोग FRBR में उपयोगकर्ता डेटाबेस का विवरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्राउज, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट और ऑब्टेन, सर्च, क्लासिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन, फाइंड, कैटलॉग। तो आप फौरन बता देंगे, ये जब इस चीज़ को समझ गए आप तो फौरन आप बता देंगे कि नहीं, फाइंड है पहले, आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना और ऑब्टेन करना, यही 4 जो है आपको टास्क है।
व्हाट डज FRBRO स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ओ का याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है मे बी कि चारों में रहे, मगर यहाँ पर चारों में नहीं है, एक ही में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिया हुआ है। तो ये बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब किस एग्ज़ाम में आए हैं ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैंने यहाँ पर दिया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड, यानी कि FRBR का जो फुल फॉर्म था, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। FRBROO is a result of collaboration between which two organization किस टू ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो ये इफ्ला ने बनाया है, और इसके बाद CIDOC CRM ऊपर लिखा हुआ था, इसको मैं शायद नहीं बता सका। तो ये आपका जो है FRBR पर डिटेल्स कंप्लीट हुआ। इसके कंसेप्ट को आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, और उससे रिलेटेड जिस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, मुझे बहुत आसानी से। और मैं आगे भी टफ़ विषयों पर, मुश्किल विषयों पर बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि RDA पर अगला मैं बनाऊँ और आपके अपलोड करूँ यूट्यूब पर, जाके आप लोगों को फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।